हेलो बैंकर्स और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। और साथ ही साथ में आप सभी साथी बैंकर्स को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आप सभी को हमारे पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम मॉड्यूल डी सीआईबी एबीएफएम मॉड्यूल डी की 4th क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्लास स्टार्टअप से संबंधित है। स्टार्टअप डेफिनेशन के बारे में शुरुआत करेंगे। स्टार्टअप से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीधे के सवालों पर। ये मॉड्यूल डी है। मॉड्यूल डी की जब चर्चा करते हैं तो मॉड्यूल डी के तहत हम बात करें मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। पहली यूनिट शुरुआती यूनिट थी आपकी जिसमें हमने हाइब्रिड सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा। फिर स्टार्टअप डेफिनेशन क्या है, देश में स्टार्टअप क्या है, डीपीआईआईटी के द्वारा क्या गाइडलाइंस हैं, स्टार्टअप को क्या बेनिफिट्स रिसीव होते हैं, स्टार्टअप फंडिंग क्या होती है, ये सब चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है वो 13 दिसंबर को शेड्यूल है और इस नजरिए से देखा जाए तो समय कम बचा हुआ है और 2 पेपर लगातार शेड्यूल होने के नाते जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ गई। सवालों की शुरुआत हो चुकी है। पहला सवाल डेफिनेशन से ही होगा कि स्टार्टअप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डीपीआईआईटी। जब डीपीआईआईटी की बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट है जो कि देश में जो भी इंटरनल ट्रेड है और देश में जो इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित आंकड़े पेश करता है, आंकड़े जारी करता है। साथ ही साथ में देश में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को भी डीपीआईआईटी के द्वारा ही सुपरवाइज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द डीपीआईआईटी लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव which of the following combination of criteria correctly defines an entity as a startup। तो डीपीआईआईटी की स्टार्टअप डेफिनेशन के अनुसार अगर हम बात करें, नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसी भी एंटिटी के लिए स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो देखिए, कोई भी एंटिटी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप के तौर पर या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर, तो भाई ये बात तो सही है कि किसी भी कंपनी की जब हम बात करते हैं उसे स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिले या ना मिले, सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया है। इसके उन्हीं क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया है, ये है कि कंपनी जो है या तो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर चुकी है या फिर पार्टनरशिप फर्म के तौर पर या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर। पहला ऑप्शन तो सही है। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। तो टर्नओवर जो कंपनी का जो टर्नओवर है वो किसी भी वर्ष, पिछले वर्षों की बात करेंगे हम तो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में 10 वर्ष से ज्यादा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को समय ना हुआ। तो देखिए 10 ईयर्स से ज्यादा इनकॉर्पोरेशन को समय ना हुआ हो और पिछले 10 वर्ष में किसी भी वर्ष में अगर हम बात करें तो जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज्यादा क्रॉस ना किया। वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विसेज। तो इस क्षेत्र में कंपनी काम करती हो, ये कुछ क्राइटेरिया है और ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी एंटिटी के स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज किए जाने का। तो यानी कि देखा जाए तो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर सही है और आंसर क्या होना चाहिए, ऑल आर एसेंशियल कंडीशंस टू बी अ स्टार्टअप। तो ऑल आर एसेंशियल कंडीशन टू बी अ स्टार्टअप। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा सवाल है, अब आपने बेसिक कंडीशन पढ़ ली, अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया गया है कि एक कंपनी है जो इस समय रजिस्टर्ड हुई थी या इनकॉर्पोरेट हुई थी, इसका टर्नओवर इतना है और आपको बताना है क्या ये कंपनी स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाएगी कि नहीं। When entity incorporated in December 2014, दिसंबर 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई, इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पहली कंडीशन तो बोली हुई कि एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी के तौर पर, ठीक है, दिसंबर 2014 की इसकी एस्टैब्लिशमेंट है विद एनुअल टर्नओवर ऑफ 40 करोड़। मतलब सालाना जो टर्नओवर है इसका लगभग 40 करोड़ है। इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अप्लाइज फॉर ए स्टार्टअप रिकॉग्निशन इन 2025। 2025 में इसने स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्निशन के लिए एक तरह से अप्लाई किया। एज पर डीपीआईआईटी इज इट एलिजिबल और नॉट। अब आपको सारे ऑप्शन रीड करने हैं और आंसर। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एज अ प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या फिर एलएलपी के तौर पर हुआ, ये तो बात सही है। दिसंबर 2014 का इसका इनकॉर्पोरेशन है और दिसंबर 2025 में इसके द्वारा यहाँ पर आवेदन किया गया है स्टार्टअप।
यानी कि 10 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है। ये बात अलग है कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर जो एनुअल टर्नओवर बताया गया है वो 40 करोड़ का है 2023-24 का, या आगे डिग्री। तो इस नजरिए से देखा जाए, अगर ये कंपनी 2025 में स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज करने की बात कर रही है, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा स्टार्टअप के तौर पर, क्योंकि ये एक्सीड कर चुकी है 10 वर्ष के समय को। किसी भी कंपनी को स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया है उसके इनकॉर्पोरेशन को 10 वर्ष से ज्यादा समय ना हो। यस, एज इट फुलफिल्स टर्नओवर एंड इनोवेशन क्राइटेरिया। देखिए, पहली चीज तो स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा उसे, ठीक है। दूसरा, नो ऑप्शन बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड मोर देन 10 इयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे बी आंसर एकदम परफेक्ट है। 10 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है इनकॉर्पोरेशन के, इसलिए इस कंपनी को स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। यस, इफ इट हैज नॉट क्रॉस्ड 100 करोड़ टर्नओवर। देखिए, नो बिकॉज एलएलपी आर नॉट एलिजिबल अंडर स्टार्टअप। एलएलपी स्टार्टअप इंडिया के तौर पर एलिजिबल होती है, लेकिन कुछ कंडीशन, सारी कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तीसरा सवाल आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन। Which of the following combination will make an entity ineligible, याद रखिएगा एलिजिबल नहीं, ineligible for recognition as a startup under DPI। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंडीशन है जो कि किसी एंटिटी के लिए उसको इनएलिजिबल बनाती है एज पर डीपीआईटी स्टार्टअप रिकॉग्निशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 8 ईयर ओल्ड, टर्नओवर 80 करोड़। ये देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 8 वर्ष की पुरानी कंपनी है, 10 वर्ष से क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, टर्नओवर 80 करोड़ है, 100 करोड़ से पहले है, यानी कि ऊपर की सारी कंडीशन एलिजिबल है। ये एलिजिबल कंडीशन है, एलिजिबल कंडीशन, ठीक है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 11 वर्ष पुरानी, 11 ईयर्स ओल्ड। ये 11 ईयर्स ओल्ड है, इसका मतलब ये इनएलिजिबल। टर्नओवर 60, ये क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर ये क्राइटेरिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। पार्टनरशिप फॉर्म है, 5 साल पुरानी कंपनी है, टर्नओवर 120 करोड़, ये भी सही नहीं। तो देखा जाए, पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन इनएलिजिबल है, तो बी और सी जो है ये दोनों ही क्राइटेरिया है जो कि स्टार्टअप के तौर पर एलिजिबल नहीं, इसलिए बी एंड सी ऑप्शन दोनों सही, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन। अंडर डीपीआईआईटीज स्टार्टअप डेफिनेशन Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी? इनोवेशन और स्केलेबिलिटी से संबंधित कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, आपको पता लगे। The entity must work towards innovation, development और improvement of product and process। ये तो सही बात है कि भाई कंपनी जो है वो इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है, प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंप्रूव करने से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रही है, तो इसे स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिल सकता है, ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है। और ट्रेडिंग कंपनी कैसी कंपनी है? ट्रेडिंग कंपनी विद नो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिना किसी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऑटोमेटिकली क्वालिफाई इफ अंडर 100 करोड़ टर्नओवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी शुड बी इन्वॉल्व इन इनोवेशन सेक्टर, इनोवेशन फील्ड, डेवलपमेंट प्रोसेस में काम कर रही हो, सर्विसेज के क्षेत्र में काम कर रही हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हो, रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रही हो, तो इस नजरिए से बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। द बिजनेस शुड हैव पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन, ये पॉइंट सही है, ठीक है। द इनोवेशन रिक्वायरमेंट इज अ की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन, इनोवेशन क्राइटेरिया जो है रिक्वायरमेंट, ये सही बात है। इस तरह से देखा जाए जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगर हम इनोवेशन और स्केलेबिलिटी की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही नहीं। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इफेक्टिव बैच सीआईबी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। सीआईबी क्रैश कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। आपके लिए दिवाली ऑफर के तहत बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट में, इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइसेस में उपलब्ध है। मात्र 1499 में ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं और सबसे खास बात है कि क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज कवर किए जाएंगे और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट माना जाता है। अगली बात, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फंडिंग स्टेज? समझिएगा, यहाँ पर फंडिंग की बात की जा रही है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में फंडिंग स्टेज की जब बात करते हैं
तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, एक सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, सोचिए और सही बताइए आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में भी कई बिजनेस आइडियाज आते हैं, अब उन आइडियाज को आप पिच करेंगे थ्रू पिच प्रेजेंटेशन। अब ये अर्ली स्टेज, प्री सीड स्टेज, सीड स्टेज से भी पहले, ये केवल आइडिया है आपके पास। उसके बाद सीड स्टेज आएगी, जब आपके आइडिया को हम एक तरह से उस पर टेस्टिंग करें। उसके बाद आपका आता है ए स्टेज, ए बी सी। ठीक है, फिर एट द एंड आईपीओ की बात आती है। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो सही होना चाहिए, देखिए पहले लिखा हुआ प्री सीड, सीरीज ए, सीड, सीरीज बी। देखिए यहाँ पर प्री सीड के बाद सीरीज ए आ जा रहा है, फिर सीड है, इसलिए ऑप्शन गलत है। सीड है फिर प्री सीड है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जा रहा है। प्री सीड है, सीड है, सीरीज ए बी सी, और फिर इसके आईपीओ मार्केट में लाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है। फंडिंग की बात करें स्टार्टअप्स में, तो एग्जाम के नजरिए से ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेजेस ऑफ फंडिंग इन स्टार्टअप, प्रॉपर वे में सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। स्टार्टअप फंडिंग टिपिकली फॉलो सीरीज ऑफ स्टेज। सबसे पहला होता है प्री सीड, फिर सीड, सीरीज एबीसी एंड बियॉन्ड, एंड फाइनली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ और एग्जिट। इस तरह से किसी भी स्टार्टअप में जो फंडिंग का स्टेज है वो आपके सामने। ईच स्टेज प्रोवाइड कैपिटल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अलग अलग पर्पस से संबंधित अलग अलग स्टेजेस हैं फंडिंग के, फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू सिग्निफिकेंट स्केलिंग एंड मार्केट एक्सपेंशन, with each round involving a higher company valuation and a new set of investors। तो हर राउंड के बाद कंपनी के वैल्यूएशन में भी इजाफा देखने को मिलेगा और नए इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा प्री सीड, सीड, सीरीज ए बी सी, फिर एडवेंट आईपीओ एग्जिट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सातवां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट सीड फंडिंग फ्रॉम सीरीज ए फंडिंग। तो सीड फंडिंग और सीरीज ए फंडिंग में वो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेहतर तरीके से डिफरेंसेस को बता रहा है। सीड फंडिंग फोकसेस ऑन स्केलिंग ऑपरेशन। देखिए सीड फंडिंग में बोला जा रहा है कि ऑपरेशंस को स्केल अप करने में, जबकि सीरीज ए इज फॉर प्रोडक्ट वैलिडेशन। सोचिए यहां पर ये रिवर्स लग रहा है। सीड फंडिंग वैलिडेट्स द बिजनेस आइडिया, while सीरीज ए focuses on scalability and revenue। ये ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन। बोथ सीड एंड सीरीज ए एम फॉर मार्केट एक्सपेंशन। ये दोनों स्टेजेस जो हैं वो अलग अलग हैं और ये इन दोनों का ऑब्जेक्टिव मार्केट एक्सपेंशन नहीं है, तो गलत हो गया। सीड फंडिंग इज ऑलवेज रेज थ्रू वेंचर कैपिटल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीड फंडिंग जो है ऑलवेज, हमेशा, ये केवल बीसी फंड के द्वारा रेज किया। तो ये हमेशा यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और भी दूसरे तरीके में। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, जो सीड और सीरीज ए फंडिंग के बीच में डिफरेंसेस को बता रहा है। सीड फंडिंग में हम बिजनेस आइडिया जो है उसको वैलिडेट करते हैं, उसके बाद वाइल सीरीज ए फोकस ऑन स्केलेबिलिटी एंड रेवेन्यू। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां सवाल आपके सामने साथियों, 8th क्वेश्चन। In the life cycle of a startup funding, which of the following investors is least likely to participate in pre-seed stage? फिर से ऑप्शन को समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि अब ये थोड़ा सा लॉजिकल। स्टेजेस वाइड, इस स्टेज में कौन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आपके स्टेज, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या फंडिंग होती है, किसके द्वारा की जाती है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार्टअप फंडिंग, which of the following investor is least likely to participate in pre stage? देखिए यहाँ बोला जा रहा है लीस्ट लाइकली, मतलब जिनकी संभावना सबसे कम होती है कि वो प्री सीड स्टेज में इन्वेस्टमेंट करें। फाउंडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वह ये कर सकते हैं, ये प्री सीड स्टेज में आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स प्री सीड स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन जो वीसीज होते हैं ये अर्ली स्टेजेस में करते हैं, ये प्री सीड स्टेज में नहीं करते, ये अर्ली स्टेजेस में करते हैं। स्टार्टअप को करते हैं अर्ली स्टेजेस में, खासकर यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिख रही है, तो ये ऑप्शन जो है, बाकी ऑप्शन तो सही है, वो पार्टिसिपेट बिजनेस एक्सीलरेटर्स कर सकते हैं, इंक्यूबेटर्स कर सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बीसी जो है
वो अर्ली सीड स्टेज में, प्री सीड स्टेज में नहीं। ठीक है, लगता है 9वां सवाल था, 8वां सवाल था, अभी 9th क्वेश्चन आपके सामने। 9वां सवाल है, 9th क्वेश्चन। अ स्टार्टअप हैज अचीव्ड कंसिस्टेंट रेवेन्यूज। एक स्टार्टअप है जिसके रेवेन्यूज कंसिस्टेंट है, पॉजिटिव कैश फ्लो दिखा रहा है वो, और एंड एम्स फॉर मार्केट डोमिनेंस, और साथ साथ में मार्केट में इसकी जो शेयर होल्डिंग है, मार्केट शेयर वो लगातार बढ़ रहा है। विच फंडिंग स्टेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पर वो कौन सी फंडिंग स्टेज है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मानी जाएगी? सीड राउंड, ए, सी और ग्रोथ स्टेज, ब्रिज राउंड। अब आपको सही आंसर करना है। देखिए, मार्केट डोमिनेंस है उसका, पॉजिटिव कैश फ्लो है, ठीक है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू, मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लगातार आगे की तरफ बढ़ी जा रही है। अब इसे मार्केट में क्या करना है? मार्केट में ये अपने आईपीओ लाएगी, मार्केट में क्या लाएगी? आईपीओ लाएगी। तो इसे ब्रिज राउंड हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ये आईपीओ वाले फेज में आ चुके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। ब्रिज और मेज़ानाइन फंडिंग इन स्टार्टअप जनरली रिफर्स टू, देखिए उसी से संबंधित सवाल आ चुका है, ब्रिज और मेज़ानाइन फंडिंग। तो आप इसे ब्रिज राउंड बोले, ब्रिज फंडिंग बोले या मेज़ानाइन फंडिंग बोले, सेम है। मेज़ानाइन फाइनेंस जो है एक प्रकार का हाइब्रिड सिक्योरिटी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अर्ली स्टेजेस फंडिंग और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, ठीक है, ये ब्रिज फंडिंग या मेज़ानाइन फाइनेंस नहीं किया। इंटरिम फंडिंग बिफोर आईपीओ और एक्विजिशन, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। डेट रेज टू पे ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। अ मिक्स ऑफ ग्रांट्स एंड लोन, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम सही है। जब इंटरिम फंडिंग प्रोवाइड की जाती है बिफोर आईपीओ, तो आईपीओ से पहले, और जब किसी कंपनी को एक्वायर करना एक्विजिशन के केस में, इस प्रकार की फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। मेज़ानाइन या फिर ब्रिज राउंड होता है इसी के अंतर्गत। अब साथियों, आपके सामने यहाँ पर दीपावली, धनतेरस, दीपावली और भी बहुत सारे त्योहार हैं, लाइन से छठ पूजा है, ठीक है, और इन सब से संबंधित आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव ऑफर लॉन्च किया गया है, और वो है कि अप टू 60% तक का ऑफर, सभी महापैक्स और लाइव बैचेस का ये ऑफर आपके लिए 17 से लेकर 27 अक्टूबर तक वैलिड है। इन ऑफर के साथ अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो लोग सीआईबी पर फोकस कर रहे हैं, सीआईबी एग्जाम पर, उनके लिए महापैक भी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि उनको फाउंडेशन भी मिल जाएगा इसमें, उनको एमसीक्यू बैच भी मिल जाएगा, उनको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, मतलब सारे कोर्सेज उनको महापैक के तहत मिल जाते हैं। क्योंकि महापैक में आपको 4 के 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर, इन सब का एक्सेस मिल जाता है, और साथ ही साथ में आपको 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, क्विजेस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट 24/7 मिल जाएगा। ये सब सीआईबी महापैक के अंतर्गत है। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये 3 वैलिडिटीज है इसकी। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए कितने का है? 2,999। अब देखिए, आप अगर 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर मेन पेपर के साथ साथ में इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच से लेकर, एमसीक्यू बैच से लेकर, केस स्टडी बैच से लेकर, आपको क्रैश कोर्स तक के बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहे तो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, जैसे आप एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं एमसीक्यू, और क्रैश कोर्स के तहत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो ये इस नजरिए से काफी है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे केवल आने वाले एग्जाम पर फोकस करना है, और उसके लिए फिर ये सीआईबी क्रैश कोर्स यहाँ पर अवेलेबल। देखिए, सीआईबी क्रैश कोर्स में आपको इलेक्टिव पेपर नहीं मिल रहा है, पहले क्लियर कर दिया जाए। 4 के 4 मेन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट में उपलब्ध है, 1499 की कॉस्ट में। इससे बेहतर क्या हो सकता है, और इससे बेहतर दिवाली गिफ्ट क्या हो सकता है, सोचिए। अब बहुत सारे बैंकर हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं, आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन फेज 1 फेज 2 बैच 2026 के लिए लॉन्च कर दिया गया है, मात्र 1899 में, अफोर्डेबल कॉस्ट के अंतर्गत। और ये आपका नॉर्मल प्राइस है, प्रो प्राइस है 3399। इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, बुक्स का सेट मिल जाता है, साथ साथ में आपको पीवाईक्यू, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाता है उसमें आपका इंटरव्यू पास मिल जाता है, ये सब चीजें वहां मिलता है। अब बहुत सारे आपके एसोसिएट्स होंगे जो जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको बोल सकते हैं कि वो जीआईबी बैंकर्स एसेट ऑफ कोर बुक्स के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट के साथ उपलब्ध है, मार्केट में सबसे इफेक्टिव कंटेंट बुक्स का है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट 12 से 24 में उपलब्ध है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों से ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो इंडिविजुअल बुक्स अगर आपको ऑर्डर करनी है तो वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है साथियों,
एट द एंड आप सभी साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आज के बाद आपसे मुलाकात होगी अब 21 तारीख को, तो 19 और 20 तारीख को हमारे सेशंस नहीं है, हॉलीडेज हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस बीच में आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, अपना टेलीग्राम चैनल है समझिए, और अपने डाउट्स क्वेरीज को रेज कर सकते हैं आप। तो आज के लिए, अभी के लिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर हमारी पूरी टीम, हमारे प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू की तरफ से आप सभी साथियों को दीपावली, धनतेरस, छठ और बाकी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।